शिल्पा अपने माता पिता की इकलौती बेटी। उसके पिता सतीश जैन, उनका खुद का अपना व्यापार है और माँ आशा जैन एक प्रिंसिपल है। शिल्पा को बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उसके माता पिता ने प्यार के साथ साथ हर वो चीज़ दी जो उसने चाही। शिल्पा का जन्म काशी में हुआ और काशी में ही पली बड़ी। यहाँ के लोगों में शिवजी के प्रति अपार श्रद्धा है। शिल्पा की भी शिवजी के प्रति अटूट आस्था है, पर वो माता रानी की भक्त है। भजनों में खोई रहना उसकी खास पहचान है। भले ही वो मॉडर्न ख्यालों की हो, पर रीति रिवाजों का सम्मान करना उसे बखूबी आता है। वो रहती तो शहर में है, पर गांव की खूबसूरती उसे बहुत प्यारी लगती है। वहाँ की हरियाली उसे बहुत पसंद है। शिल्पा के मम्मी पापा ने उसे वादा किया था कि उसका कॉलेज पूरा होने के बाद वो सब कहीं घूमने जाएंगे, वो भी शिल्पा की पसंद की जगह पर। शिल्पा को शुद्ध वातावरण, हरियाली पसंद है, तो उसने अपनी छुट्टियां उत्तराखंड की हरियाली में बिताने की सोची। उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो पहले कभी उत्तराखंड नहीं गई थी। वो सब अगली सुबह ही उत्तराखंड के लिए अपनी खुद की गाड़ी से निकल गए, पर जाने से पहले वो अपनी माता रानी और भोले बाबा के मंदिर जाना नहीं भूली। उनका आशीर्वाद लिए बिना ना तो उसका दिन शुरू होता है और ना रात खत्म। एक अजीब सा विश्वास है उसे अपने भगवान पर कि वो कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अगर कभी कुछ बुरा हुआ भी तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। उस दिन जब मंदिर गई तो उसे लगा मानो भगवान उससे कुछ कह रहे हो कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आएगा जो उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगा। उसे लगा शायद ये नई जगह जाने की खुशी है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है, और यही सोचकर वो अपने सफ़र पर चल दी। उसे कार के पीछे वाली सीट पर बैठकर सफ़र करना पसंद है। वो जब भी कहीं घूमने जाती है तो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती है और बाहर की खूबसूरती को निहारती है। उस दिन भी वो अपने मम्मी पापा की बातों से अनजान होकर अपनी ही धुन में खोई बाहर की खूबसूरती को निहार रही थी। इसी दौरान उसके मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी उत्तराखंड में सब कैसे बोलते होंगे, गढ़ वाली भाषा या कोई और भाषा। क्या मैं उनकी भाषा समझ पाऊंगी? क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? उन्हें हिंदी भी आती होगी, पर उसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत गढ़वाली आती हैं। एक ख्याल उसके मन में आया कि क्या उस खास इंसान की तलाश इस सफ़र में पूरी होगी या नहीं। आंखों में सपने लिए और ख्वाबों में खोए कब आधा सफ़र पूरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। अचानक से एक ट्रक ने उनकी कार की टक्कर हो गई, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार उछलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उस ट्रक के ड्राइवर को भी बहुत चोट आई। शिल्पा के माँ पापा को भी बहुत चोट आई। उनके सर से खून बह रहा था और दोनों बेहोश थे, पर शिल्पा कार में नहीं थी। इतनी जोरदार टक्कर से कार का पिछला दरवाजा टूट चुका था और शिल्पा कार से बाहर जाकर गिरी थी। वो एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। आनन फानन में लोगों ने ड्राइवर और शिल्पा के माँ पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया। किसी ने शिल्पा की मदद नहीं की, क्योंकि शिल्पा उन्हें दिखी ही नहीं। वो इतनी दूर जाकर गिरी थी कि किसी को इसका अंदाजा ही नहीं था, और उसके माँ पापा भी होश में नहीं थे जो लोगों को शिल्पा के बारे में बताती। वो सुनसान रास्ता था और रात भी होने को थी, इसीलिए किसी ने वहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। शिल्पा के माँ पापा का इलाज चल रहा था, उनकी हालत गंभीर थी। वहीं दूसरी ओर शिल्पा का कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, किस हाल में है भी कि नहीं। लगभग आधी रात का समय, सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा। 5 दोस्त अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में शिवजी का भजन चला रखा था। वो पांचों काशी में ही रहते हैं, पांचों बचपन से ही दोस्त है। वो पांचों उत्तराखंड से अपने किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का इंजन गर्म होने की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी तो सब नीचे उतर गए।
ये देखने के लिए कि क्या हुआ है गाड़ी में। रोहन, जो कि गाड़ी चला रहा था, बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोला, भाइयों लगता है हमारी मैडम का दिमाग गर्म हो गया है। तभी रुक गई। ये सुनकर बाकी पांचों दोस्त मयंक, निखिल, रवि और शिवम हंसने लगते हैं। शिवम, जिसके नाम में ही शिव समाये है, पर वो भगवान और उनकी भक्ति से दूर ही रहता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो नास्तिक है, बस दिखावे की दुनिया से दूर रहता है। रोहन गाड़ी ठीक करने का इंतजाम करने लगा। मयंक, निखिल और रवि तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गए क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। शिवम वही बारी अपनी मोबाइल टॉर्च जलाकर टहलने लगा क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। चलते चलते वो थोड़ा आगे निकल गया। वहाँ उसे लगा शायद वहाँ एक बड़े से पेड़ के पास कुछ है। दूर से अंधेरे में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने थोड़ा आगे जाकर देखा। वहाँ कोई लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैरों पर हल्की चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। उसे देखते ही शिवम ने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। शिवम की आवाज़ सुनकर चारों दोस्त उसकी तरफ दौड़ते हैं। उस लड़की को देखकर भी वो चौंक जाते हैं। उसकी हालत देखकर वो समझ गए कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। उन सभी ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गए ताकि उसे अस्पताल ले जा सके। रोहन ने तब तक गाड़ी भी रिपेयर कर दी थी। उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर शिवम ने उसका सर अपने कंधों पर रखकर उसे संभाला। सबको डर भी लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, फिर भी उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया, उसकी मदद करके। सबके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि ये लड़की कौन है और इतनी रात तक भी घर नहीं पहुंची, तो इसके घर वालों को फिक्र हो रही होगी। पर वो भी क्या कर सकते थे क्योंकि उन्हें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस दुआ करने लगे कि वो जो कोई भी है जल्दी ठीक हो जाए। वो लड़की कोई और नहीं शिल्पा ही थी, जिसके माँ बाप उत्तराखंड के किसी अस्पताल में थे। रोहन ने जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे बाद वो अस्पताल पहुंच गए। पर ये वो अस्पताल नहीं था जिसमें शिल्पा के माँ पापा को ले जाया गया था। वो उत्तराखंड के किसी और अस्पताल में थे और ये अस्पताल उत्तराखंड की बाहरी सीमा के पास था। कितनी अजीब सी बात है ना, वो पांचों और शिल्पा सब काशी में ही रहते थे, पर ना तो वो शिल्पा को जानते हैं और ना ही शायद शिल्पा उन्हें जानती होगी। अस्पताल में तुरंत शिल्पा का इलाज शुरू किया गया। उसे बाहरी चोट तो कम लगी थी, पर सर में अंदरूनी चोट ज़्यादा लगी थी और उसका क्या परिणाम होगा ये तो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसके परिवार का भी कोई साथ नहीं था, इसीलिए शिवम ने वहीं रुकने का फैसला लिया। जब तक उसे होश ना आ जाए तब तक उसके बाकी चारों दोस्त घर चले गए। एक रात बीत गई। दूसरी तरफ शिल्पा के माँ पापा को होश आ चुका था। जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने डॉक्टर से शिल्पा के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी को यहाँ नहीं लाया गया, वो वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था थी ही नहीं। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी हालत की फिक्र किए बगैर वो शिल्पा को ढूंढने निकल पड़ती हैं। वो उसी जगह जाते हैं जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर उन्हें वहाँ शिल्पा नहीं मिली। वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। इसी तरह शिल्पा की तलाश में 2 दिन बीत गए, पर उन्हें शिल्पा नहीं मिली। उन्हें लगा शायद शिल्पा घर पहुंच गई हो किसी तरह। यही सोचकर वो दोनों काशी अपने घर आ गए। एक तरफ शिल्पा के माँ पापा उसकी तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिल्पा को अब तक होश नहीं आया था। शिवम अभी भी वहीं था और उसके इलाज का पूरा खर्चा वही उठा रहा था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं है, ना तो उसके माता पिता और ना ही भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। जो भी है सिर्फ उसके दोस्त हैं। जिसका परिवार नहीं होता वो परिवार का दर्द अच्छे से समझता है। उसे इस बात का एहसास था कि ये लड़की जो कोई भी है इसके परिवार वालों को
जरूर इसकी फिक्र हो रही होगी। उसे शिल्पा का नाम तक नहीं पता था, पर फिर भी वो हर पल उसके पास रहता था, उसका ख्याल रखता था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और बिना किसी रिश्ते के अपना ख्याल छोड़ शिवम ने उसका ख्याल रखा। वो एक कंपनी में इंजीनियर है, पर न जाने क्यों अब ना उसे अपनी सुत्ती और ना अपने काम की। उधर शिल्पा के माँ पापा अभी भी उसे ढूंढने में लगे हैं। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब तो उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। शिल्पा को विश्वास था कि भगवान उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। शिल्पा के माँ पापा को अपनी बेटी के विश्वास पर विश्वास है, इसीलिए अब सब कुछ उन्होंने भगवान पर ही छोड़ दिया। उन्हें विश्वास है एक ना एक दिन उन्हें उनकी बेटी सही सलामत मिल ही जाएगी। उधर अस्पताल में शिवम का इंतजार भी खत्म हुआ और वो दिन भी आ गया जब शिल्पा को होश आया और उसने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली शिवम को देखा, क्योंकि वही उसके पास बैठा था। नर्स दौड़कर गई और डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने शिल्पा का चेकअप शुरू किया। साथ ही उन्होंने शिल्पा से उसका नाम पूछा, पर वो अपना नाम बताने में असमर्थ थी। यहाँ तक कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देती है, पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शिवम को अपने केबिन में बुलाकर बताया कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है और कब तक के लिए ये कह नहीं सकते। अगर ज़बरदस्ती उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा और वो कोमा में भी जा सकती है। इसके अलावा वो बिल्कुल ठीक है, बस लंबे समय तक बेहोशी की वजह से कमजोरी है, जो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। अब शिवम के लिए एक नई समस्या आ गई। अभी तक तो वो ये सोच रहा था कि उसके होश में आने के बाद शिवम को उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसकी तो याददाश्त जा चुकी है, तो अब वो कैसे उस लड़की को उसके घर वालों तक पहुंचाएगा। वो इसी सोच में डूबा था कि डॉक्टर ने उससे कहा 1-2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बस याददाश्त आने तक उसकी कुछ दवाइयाँ चलेगी। शिवम डॉक्टर को धन्यवाद कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वो शिल्पा के वार्ड रूम में उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। शिवम उसका नाम तक नहीं जानता था, फिर भी उसे उसकी बहुत फिक्र थी। तो उसने फैसला किया जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक वो उसे अपने घर पर ही रखेगा। तब तक शिल्पा को भी होश आ चुका था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शिवम उसके पास गया और उससे कहा कि वो दोनों दोस्त है और उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, शिवम के कुछ दोस्तों के अलावा। शिवम ने शिल्पा को अपना नाम भी बताया और शिल्पा का नाम उसने गौरी बताया। शिवम ने उससे कहा 1 महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही तुम यहाँ हो और शायद सर पर चोट लगने की वजह से तुम सब कुछ भूल गई हो, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। शिल्पा ने कुछ नहीं कहा, वो बस शिवम को देख रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि शिवम ने उसे कुछ भी बताया वो सब झूठ है, पर शिवम भी क्या करता, उसे झूठ बोलना पड़ा ताकि शिल्पा अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दे। और 2 दिन बाद गौरी को डिस्चार्ज कर दिया गया। शिवम उसे अपने साथ अपने घर ले गया। उसके दोस्तों ने कहा कि वो गौरी को सच बता दे, पर शिवम ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। गौरी ने शिवम से पूछा क्या हम दोनों एक साथ एक घर में ही रहते हैं, तो शिवम ने कहा पहले हम दोनों अलग अलग रहते थे, पर अब कुछ टाइम से साथ ही रहते हैं। गौरी को शिवम के साथ जरा भी परायापन नहीं लगा, इसीलिए उसने शिवम की कही हर बात पर बिना कोई सवाल किए विश्वास कर लिया। शिवम भी उसका अच्छे से ख्याल रखता था, साथ ही उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रहा था। वो अब तक इस बात से अनजान था कि गौरी भी काशी से ही है और गौरी को भी कुछ याद नहीं था। कुछ ही दिनों में गौरी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई, तो शिवम ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया और गौरी घर पर ही रहती थी। उसने देखा कि शिवम के कमरे में शिवम की उसके
दोस्तों के साथ तस्वीर फ्रेम में लगी है, पर उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। उसने शिवम से इस बारे में पूछा और ये भी पूछा कि वो करती क्या थी। अब शिवम के पास उसके सवालों का जब कोई जवाब नहीं था, तो उसने गौरी को सब कुछ सच बता दिया। सच जानकर गौरी की आंखें भर आई। वो हैरान थी कि अनजान होते हुए भी शिवम ने उसका इतना ख्याल रखा। शिवम चाहता तो उसका गलत फायदा भी उठा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गौरी उसकी आंखों में देखने लगी, जिसमें उसे सिर्फ सच्चाई नजर आई। वो शिवम के गले लगकर रोने लगी, जैसे अब शिवम के अलावा उसका कोई है ही नहीं। शिवम ने प्यार से उसे चुप कराया, अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और सुला दिया। गौरी ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, मानो अब वो शिवम से दूर जाना ही ना चाहती हो। और कहीं ना कहीं शिवम भी उसे खोना नहीं चाहता था, पर वो चाहता था कि गौरी की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। शिवम की इसी सोच विचार में रात कब बीत गई, उसे पता भी नहीं चला। वो पूरी रात वही गौरी के पास था और गौरी को निहार रहा था। सूरज की लालिमा खिड़की से गौरी के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने देखा शिवम वही उसके पास बैठा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं है। वो बस गौरी को ही देख रहा था। गौरी उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठ कुछ और लफ्ज बयां ना कर सके। एक अजीब सी खामोशी छा गई। गौरी की आंखें भर आई। शिवम ने प्यार से अपनी हथेलियों को गौरी के गालों पर फिराया, उसके आंसू पोंछने के लिए, पर दोनों अभी भी खामोश थे। फिर शिवम उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद गौरी और अपने लिए चाय बनाकर लाया। चाय पीते पीते गौरी ने शिवम से कहा, क्या हम मंदिर चले? पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कर रहा है। वैसे तो शिवम को मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं था, बस दोस्तों के कहने पर उनके साथ चला जाता था कभी कभार। पर उसने गौरी को मंदिर लेकर जाने के लिए हाँ कह दिया। गौरी के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि भले ही उसका दिमाग सब कुछ भूल गया, पर उसका दिल तो जानता है ना कि मंदिर ही वो जगह है जहाँ जाकर उसे सबसे ज़्यादा राहत मिलती है। दोनों चाय पीकर मंदिर जाने के लिए तैयार होने चले जाती हैं। शिवम गौरी को काशी के प्रसिद्ध मंदिर लेकर जाता है। मंदिर जाते समय शिल्पा को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। भोले बाबा का नाम लेते हुए दोनों मंदिर तक पहुँच गए। मान्यता है सच्चे दिल से महादेव से कुछ मांगो तो भोले बाबा हर प्रार्थना करते हैं पूरी। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर। शिवम ने भी गौरी की याददाश्त वापस आने और उसके परिवार के मिल जाने की प्रार्थना की। दोनों ने दर्शन किए और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाहर बहुत सी दुकानें थीं, जिनमें कुछ फूल पूजा की सामग्री, रुद्राक्ष और मूर्तियाँ, लॉकेट, सुहाग के सामान और कुछ धार्मिक किताबों की दुकान थी। शिवम ने गौरी से कहा, उसे कुछ खरीदना है तो खरीद ले। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और दुकानों में जाकर देखने लगी। उसे एक मंगलसूत्र पसंद आया। उसने शिवम से उस मंगलसूत्र के पैसे दुकानदार को देने को कहा। शिवम थोड़ा हैरान हुआ, पर तब उसने कुछ कहा नहीं और दुकानदार को पैसे दे दिए। शिवम को समझ ही नहीं आ रहा था कि गौरी ने मंगलसूत्र क्यों खरीदा। शिवम गौरी से मंगलसूत्र खरीदने की वजह पूछने ही वाला था कि गौरी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये मंगलसूत्र क्यों खरीदा, क्योंकि ये तो सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी तो कुछ याद नहीं, पर मुझे जब से होश आया है तुमने मेरा ऐसे ख्याल रखा है जैसे तुम मेरे अपने हो। शिवम चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। गौरी ने आगे कहा, तुमने कभी मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाया और ना ही मुझसे सच छुपाया। तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतना कहकर गौरी ने मंगलसूत्र शिवम के हाथों में दे दिया और चुप हो गई। शिवम उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। गौरी की बातें सुनने के बाद उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी।
उसके दिल में भी कहीं ना कहीं गौरी के लिए भावनाएं थी, पर कहीं ना कह नहीं पाया। उसने अब भी गौरी से कुछ नहीं कहा और गौरी को वहीं रुकने के लिए बोलकर शिवम कहीं चला गया। शायद शिवम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, और लगेगी भी कैसे। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसकी हमदर्दी से प्यार कर बैठी। गौरी अपने मन में सोचने लगी और वहीं बैठकर मन ही मन माँ और भोलेनाथ का नाम लेकर शिवम का इंतजार करने लगी। गौरी शिवम का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे ढोलक मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी। उसका ध्यान उस आवाज़ की ओर गया तो उसने देखा उसकी कुछ दूरी पर बहुत सारी औरतें माता के भजन गा रही थी। गौरी खुद को रोक नहीं पाई और वही चली गई। वो भजनों में कुछ इस तरह कदर हो गई कि मानो उसे उसकी दुनिया ही मिल गई हो। वो खुद भी भजन गा रही थी और ढोलक बजाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद शिवम वहाँ आया जहाँ उसने गौरी को रुकने के लिए कहा था, पर गौरी वहाँ नहीं थी। शिवम गौरी को वहाँ ना देखकर थोड़ा घबरा गया और इधर उधर ढूंढने लगा। उसने एक दुकानदार से गौरी का हुलिया बताते हुए उससे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने कहा कि शायद वो वहाँ होगी जहाँ भजन हो रहा है। शिवम उसी ओर गया। वहाँ का नज़ारा देखकर शिवम की नज़रें एक ही जगह रुक गई। उसने गौरी को देखा जो बहुत ही अच्छी ढोलक बजा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आ रहा था जो आज से पहले शिवम ने कभी नहीं देखा था। तभी शिवम के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। रोहन की कॉल देखकर शिवम फ़ोन उठा लेता है और सवाल करता है, तुम सब पहुंच गए? वहाँ से रोहन जवाब देता है, यार हम तो मंदिर के बाहर ही खड़े हैं पूरे सामान के साथ जो तूने मंगवाया था, पर तू कहाँ है? शिवम जवाब में कहता है, ठीक है वहीं रुको, हम दोनों वहीं आते हैं। इतना कहकर शिवम फ़ोन काट देता है। वो गौरी के पास जाकर उससे चलने के लिए कहता है, पर गौरी का तो जैसे मन ही नहीं था वहाँ से जाने का, पर शिवम के कहने पर साथ चल देती है। चलते चलते शिवम उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी ढोलक बजाती हो और भजन भी बहुत अच्छे गाती हो। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इतनी अच्छी ढोलक कैसे बजाई और मुझे इतने भजन कैसे याद है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझे दोबारा यहाँ लेकर आओगे? बात करते करते दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ शिवम के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। शिवम ने गौरी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा जब भी मन करेगा मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया करूँगा, बल्कि और भी मंदिर ले जाया करूँगा। शिवम के मुंह से मंदिर जाने की बात सुनकर मयंक ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बात है यार, हम तो तुझे खींच खींच कर लाते थे मंदिर, फिर भी जल्दी से नहीं आता था, और अब भाभी को मंदिर में घुमाने की बात कर रहा है। अपना भाई तो शादी से पहले ही बदल गया। उसकी ये बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और गौरी थोड़ी सोच में डूब जाती है। वो रुकते हुए स्वर में कहती है, से शादी वैभव भाभी, और फिर शिवम की तरफ देखने लगती है। तभी रोहन बोलता है, लो भाई, लगता है भाई ने अभी तक भाभी से कुछ बोला ही नहीं। शिवम और गौरी अभी भी खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो आंखों में ही एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे हो। तभी एक आवाज़ से उनका ध्यान भटकता है। गौरी पलकें झुका लेती है। शिवम और उसके दोस्त उस आवाज़ की ओर देखते हैं तो वो कोई बुजुर्ग से पंडित जी से थे। पंडित जी उन सबको अपनी ओर आने का इशारा करते हैं तो सब उनकी ओर चल देते हैं। गौरी को अब तक लग रहा था शायद शिवम उसकी बातों से नाराज हो गया है, पर उसके दोस्तों को बहुत से सामान के साथ और पंडित जी को देखकर समझ गई कि शिवम उस वक्त शादी की बात करने गया था। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके कहते ही शिवम उसी वक्त उससे शादी कर लेगा, पर जो भी हो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विवाह की वेदी पर एक दूसरे का हाथ थामकर वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं और विवाह मंत्रों के साथ शिवम और गौरी को मंगलसूत्र पहनाता है जो गौरी ने उसे दिया था। सिंदूर से उसकी मांग भरता है। गौरी के परिवार से कन्यादान की रस्म के लिए कोई नहीं था
और ना ही उसका कोई दोस्त था, तो वो उदास हो गई। तभी रोहन बोला, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई, मैं करूंगा तुम्हारा कन्यादान। गौरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। शिवम को आज अपनी दोस्ती पर फक्र हो रहा था। सभी रस्मों के साथ उनकी शादी संपन्न हुई। अब गौरी को भूख लगने लगी थी, तो वो वही रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। उसके दोस्त जरूरी काम बोलकर चले गए। गौरी बहुत खुश थी और खुशी के मारे उसकी भूख और बढ़ गई। शिवम ने उससे पूछा, क्या खाएगी आप? गौरी आलू पूरी, राजमा चावल, कचौड़ी पकोड़े, दही और लस्सी। शिवम हैरानी से पूछता है, इतना सब कुछ खा लेगी आप? गौरी ने धीमी आवाज में कहा, आप खाओगे ना मेरे साथ? शिवम मुस्कुराते हुए सब कुछ ऑर्डर कर देता है। गौरी फटाफट खाना शुरू करती है। तभी शिवम उसकी तरफ खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। गौरी शर्माते हुए उसके हाथों से खा लेती है। वो भी शिवम को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, पर वहाँ बहुत सारे लोग थे तो उसे शर्म आ रही थी। खा पी कर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। घर आते वक्त दोनों बहुत खुश थे। शिवम जैसे ही हाईवे पर अपनी गाड़ी मोड़ता है, तभी उसकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर लगती है। उन दोनों को बहुत चोट लगती है। जिस इंसान की कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत अपनी कार से बाहर निकल कर आता है। साथ ही वहाँ और भी भीड़ जमा हो जाती है। सब उस कार वाले को भला बुरा कहने लगती है। शिवम को तो कम चोट आई थी, पर गौरी के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया। उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया था, पर जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था उसने कहा, एम्बुलेंस को आने में ज़्यादा थोड़ा वक्त लगेगा, मैं इनको अपनी कार से अस्पताल ले जाता हूँ, साथ ही इनका इलाज भी मैं ही करवाऊँगा। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर तुरंत ही उनका इलाज शुरू करते हैं। शिवम और गौरी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज शुरू किया जाता है। शिवम के दोस्तों को उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो सब भी अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर से उनका हाल पूछते हैं। मयंक चिंता भरी आवाज़ में डॉक्टर से पूछता है, कैसे है हमारे भाई भाभी? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, शिवम ठीक है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। पर उनकी पत्नी की हालत नाजुक है, उनका काफ़ी खून बह चुका है, हमें तुरंत उन्हें खून चढ़ाना होगा। उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, पर इस ग्रुप का हमारे अस्पताल में यह ब्लड ग्रुप नहीं है। हमने ब्लड बैंक से संपर्क किया है, पर इस वक्त वहाँ भी ये ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो जितना जल्दी हो सके अपना खून दे, वरना उनकी जान को खतरा होगा। रवि कहता है, हम में से तो किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है और ना ही हमारे किसी दोस्त का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कहीं से इंतजाम हो जाए। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ये आवाज़ उसी इंसान की थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था। फिर आप तुरंत ही अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ, डॉक्टर उन्हें कहती है। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके अस्पताल बुलाते हैं। डॉक्टर उनसे उनका नाम पूछते हैं। सतीश जैन, मेरा नाम सतीश जैन है और मेरी पत्नी का नाम आशा जैन है। डॉक्टर आप पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, हम खून चढ़ाना शुरू करते हैं। मिसेज आशा को उस रूम में ले जाया जाता है जहां गौरी को खून चढ़ाया जाना था। गौरी को देखकर मिसेज आशा की आंखें भर आई। वो उसे शिल्पा शिल्पा कहकर पुकारने लगी, पर वो बेहोश थी, तो इससे अनजान थी। डॉक्टर वहाँ ये नज़ारा देखकर अचंभित हो जाती है। ये मेरी बेटी है शिल्पा, क्या हुआ इसको? वो शिल्पा के पास जाकर रोते हुए कहती है, डॉक्टर देखिए, अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, हम पहले उन्हें खून चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो बेड पर जाकर लेट जाती है। साथ ही डॉक्टर से कहती है कि उनके पति को उनके पास भेज दिया जाए।
थोड़ी देर बाद मिस्टर सतीश अंदर आती है। उन्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी तो वो सीधा गौरी के बेड के पास जाते हैं। उसे देखते ही वो खुद के आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाते। अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो हमारी शिल्पा है। हाँ, आशा भावुक से कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें हमारी बच्ची लौटा दी। सतीश जी रोते रोते दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, सच ही कहती थी हमारी बेटी कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, बस परीक्षा लेते हैं। और देखो, एक एक्सीडेंट ने हमसे हमारी शिल्पा को दूर किया था और आज एक एक्सीडेंट ने ही हमें फिर से उससे मिला दिया। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एक नर्स आकर उनसे कहती है, आप यहाँ ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, बेहतर होगा आप बाहर जाकर इंतजार करें। सतीश जी बाहर आ जाते हैं। तब तक शिवम को भी होश आ जाता है। शिवम के सभी दोस्त उसके पास ही होते हैं। शिवम उनसे पूछता है, गौरी कहाँ है, कैसी है वो? भाभी बिल्कुल ठीक है, दूसरे वार्ड में है, तू आराम कर, मयंक कहता है। तभी सतीश जी भी उनके पास आकर नम आंखों से कहती है, बेटा मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोटें लग गई। नहीं अंकल जी, ऐसे मत बोलिए, वो तो बस एक दुर्घटना थी, आपको तो कहीं कोई चोट नहीं आई ना? शिवम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। सतीश जी, नहीं बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? शिवम, हाँ बेशक। सतीश जी, बेटा वो लड़की जो तुम्हारे साथ है वो मेरी पत्नी है, शिवम ने बात के बीच में ही कहा। सतीश जी थोड़ा चौंक कर, पत्नी? तुम दोनों की शादी कब हुई और तुम उससे मिले कहाँ? पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आज ही इन दोनों की शादी हुई और आपकी कृपा से दोनों अस्पताल में है, रोहन गुस्से में कहता है। शिवम रोहन को शांत कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाई, बुजुर्ग है और यही तो हमें सही वक्त पर अस्पताल लेकर आए थे। सतीश जी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, वो मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले हमसे एक एक्सीडेंट की वजह से दूर हो गई थी और आज मिली भी तो ऐसे। इतना कहकर वो रोने लगती है। ये सुनकर शिवम और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, साथ ही खुश भी। शिवम सतीश जी को संभालते हुए कहता है, अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी बेटी आपको मिल गई है। सतीश जी खुद को संभालते हुए, हाँ मिल तो गई है, पर अगर उसे तुमसे शादी करनी थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे बिना एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच लिया और यहाँ हम दिन रात उसे ढूंढने में लगे थे। शिवम, नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है, गौरी को कुछ भी याद नहीं है। सतीश जी हैरानी से, क्या? शिवम, हाँ मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शिवम सतीश जी से पूछता है कि उनका एक्सीडेंट कैसे होता है, तो सतीश जी उसे बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड जाते वक्त सुनसान सड़क पर एक ट्रक से टक्कर होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि एम्बुलेंस सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को अस्पताल लाती है, शिल्पा को नहीं, क्योंकि वहाँ किसी को मिली ही नहीं थी। शिवम बीच में ही बोलता है, गौरी का असली नाम शिल्पा है। सतीश जी, हाँ, तो क्या उसे अपना नाम भी याद नहीं है? शिवम, नहीं। सतीश जी रोते हुए, फिर तो हमारी बच्ची को हम भी याद नहीं होंगे। शिवम, ऐसा नहीं है अंकल जी, अगर आप उसे याद दिलाओगे तो शायद उसे याद आ जाए। सतीश जी, पर वो तुम्हें कहाँ मिली? शिवम, वहीं जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था। तभी मयंक कहता है, भाई तू पहले अपनी दवाई खा ले, फिर आगे की कहानी सुनाना। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। शिवम दवा लेता है और बताना शुरू करता है, हम सभी दोस्त भी उसी दिन
उत्तराखंड किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम सब अपनी गाड़ी से उतर गए। वही थोड़ी दूर पर हमें गौरी मिली, यानी आपकी बेटी। उस वक्त वो बेहोश थी। फिर हम सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ उसका इलाज शुरू होता है। उसे 1 महीने बाद होश आया तो उसे अपना नाम तक याद नहीं था और ना अपना परिवार। उस वक्त मैं हर पल उसके साथ था। मेरे दोस्त के अलावा कोई नहीं है और गौरी को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो मुझ पर बहुत विश्वास करती है और प्यार भी, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए हम दोनों ने शादी करके ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने आज ही भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि गौरी को उसका परिवार मिल जाए और महादेव ने आज ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गौरी भी बहुत खुश होगी। बस उसे मुझसे दूर मत करना, शिवम भावुकता से कहता है। सतीश जी, बेटा तुम तो हमारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह हो, जिसने न सिर्फ हमारी बेटी की जान बचाई बल्कि उसका किसी अपने की तरह ख्याल भी रखा। और शिल्पा ने तुम्हें चुना है अपने जीवन साथी के रूप में, तो हमें कैसी आपत्ति। माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। शिल्पा को खून चढ़ा दिया गया पर उसे अभी तक होश नहीं आया। शिवम के सभी दोस्त रात को शिवम के पास ही रुकते हैं और सतीश जी और आशा जी अपनी बेटी शिल्पा के पास। अगली सुबह गौरी को होश आता है। अपने माता पिता को अपने पास देखकर उसकी आंखें छलक जाती हैं, साथ ही उसके माँ पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके होश में आते ही नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाती है। शिल्पा अपने माँ पापा से कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर आकर कहते हैं, पहले हम इनकी जांच कर लें, फिर आप इनसे बात कर लेना। डॉक्टर को शिल्पा की याददाश्त के बारे में शिवम से पता चलता है और उसकी रिपोर्ट भी देखी थी। इस बार भी उसके सर पर चोट आई थी, तो इस चोट का उसकी याददाश्त पर कोई असर हुआ या नहीं, यही जानने के लिए डॉक्टर शिल्पा से कुछ सवाल करते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, तो अब कैसी है आप? शिल्पा थोड़ी धीमी आवाज़ में जवाब देती है, थोड़ा सर में दर्द है। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आपका नाम क्या है और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? शिल्पा, मेरा नाम शिल्पा जैन है और मैं अपने माँ पापा के साथ उत्तराखंड जा रही थी। तभी रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। पर आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे थे हो? गौरी ने डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर समझ चुके थे कि गौरी की याददाश्त वापस आ चुकी है, पर वो याददाश्त जाने के बाद की सारी बातें भूल चुकी है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए गौरी को जवाब देते हैं, वो बस ऐसे ही, अब आप आराम कीजिए, कल आकर आपका हाल चाल जाना जाएगा। डॉक्टर शिल्पा के माँ पापा को अपने साथ केबिन में चलने को कहते हैं। केबिन में पहुंचने पर डॉक्टर उनसे कहते हैं, आपकी बेटी की याददाश्त वापस आ गई है। इतना सुनकर उन दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। डॉक्टर, लेकिन सतीश जी, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर गंभीरता से कहते हैं, उसे सिर्फ अपने एक्सीडेंट से पहले की जिंदगी याद है, उसके बाद की नहीं। वो शिवम और अपनी शादी को भूल चुकी है। उसे लगता है उसका एक्सीडेंट कल नहीं तब हुआ था जब वो आपके साथ उत्तराखंड जा रही थी, और उस एक्सीडेंट के बाद ही अस्पताल आई है, ना कि कल शिवम के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद। पर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? सतीश जी चिंतित होकर कहते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ऐसी हालत में हो जाता है कभी कभी कि इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को भूल जाता है, पर सही इलाज से वो जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। पर इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद ना दिलाया जाए, इससे उनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। शिल्पा के माँ पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। शिवम के बारे में सोचकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो दुखी मन से शिवम के पास जाकर उसे शिल्पा की हालत के बारे में बताते हैं। शिल्पा की हालत जानकर शिवम को झटका लगता है, पर वो खुश भी होता है कि उसकी गौरी को उसके माँ पापा मिल गए। वो उनसे कहता है, आप दोनों दुखी ना हो, भूलने और याद रखने का काम तो दिमाग का होता है, दिल का नहीं। ये एक्सीडेंट तो बस एक बहाना है दिल की परीक्षा लेने का। आप दोनों के प्यार की परीक्षा तो उसने पास कर ली। अब अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार होगा तो उसे याद आ जाएगा। तब तक आप दोनों उसके साथ जितना हो सके
उतना समय बिता लीजिए, फिर मैं ले जाऊंगा उसे अपनी दुल्हन बनाकर। ये बात शिवम मुस्कुरा कर कहता है, सतीश जी बेटा तुम सच में भगवान के भेजे फरिश्ते हो। हमें फक्र है अपनी बेटी की पसंद पर। शिवम, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कुछ दिनों बाद शिवम और गौरी दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दोनों ही अपने घर को चलते हैं। जाते वक्त शिवम छुपकर अपनी गौरी को देखता है और उसके मंगलसूत्र को अपने हाथ में लेकर चला जाता है। शिल्पा अपने माता पिता के साथ फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करती है। डॉक्टर के कहे मुताबिक वो उससे कहते हैं कि वो इतने टाइम से अस्पताल में ही कोमा में थी। शिल्पा अपने घर तो आ गई थी, पर जाने क्यों उसे अपना घर अब अपना नहीं लग रहा था। उधर शिवम को भी शिल्पा की याद सता रही थी। शिल्पा भले ही उससे दूर चली गई हो, पर उसने शिवम की जिंदगी में एक बदलाव ला दिया था। मंदिर जाने से मना करने वाला शिवम अब हर रोज मंदिर जाने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहाँ उसे उसकी गौरी मिल जाए। इस तरह गौरी की बेकरारी और शिवम के इंतजार में 6 महीने बीत गए, पर शिल्पा को कुछ याद नहीं आया। कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया। शिल्पा काशी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करके शिवजी का पूजन करती है। उस मंदिर के बाहर मेला भी लगता है और शिव पार्वती विवाह नाटक मंचन भी होता है। इस बार शिवम खुद को रोक नहीं पाया, वो भी अपने दोस्तों के साथ शिव मंदिर गया। शाम के समय शिव पार्वती विवाह नाटक मंचन शुरू हुआ। अब तक शिवम और गौरी ने एक दूसरे को देखा नहीं था। शिवम विवाह की हर रस्मों को ध्यान से देख रहा था, जिसे देखकर उसे अपनी और गौरी की शादी याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन कहता है, भगवान अब आप और कितनी परीक्षा लोगे मेरे प्यार की। मुझे मेरी गौरी से मिला दो, फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। उसके आंसू बहे जा रहे थे, मानो आज वो नहीं उसका दिल भी रो रहा हो। उसके दोस्त उसे संभालते हुए वो कहते हैं, हौसला रख भाई, सब ठीक होगा, देखना जल्दी ही भाभी को सब याद आ जाएगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शिव पार्वती विवाह संपन्न ही होने वाला था कि शिल्पा को कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा, जैसे शादी के ये मंत्र उसने पहले भी सुने हो। उसने भी 7 वचन और 7 फेरे लिए हों, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। विवाह संपन्न होते ही वो अपने माता पिता से कहती है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब घर चलते हैं। बाकी भीड़ भी जाने लगती है। आज शिवम को गौरी की इतनी याद आ रही थी कि उसने गौरी का मंगलसूत्र अपने पर्स से निकालकर हाथों में ले लिया। अचानक ही किसी का धक्का लगता है और वो मंगलसूत्र उसके हाथ से गिर जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो देख नहीं पाता कि मंगलसूत्र किस ओर गिरा। वो पागलों की तरह उसे भीड़ में इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके दोस्त भी उसके साथ में ढूंढने लगते हैं, पर उन सब के इतना ढूंढने पर भी मंगलसूत्र नहीं मिलता। शिवम की आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। ये मंगलसूत्र ही तो था उसके पास, उसकी गौरी की एक याद, और वो भी खो गया। वो निढाल सा होकर वहीं एक किनारे पर बैठकर रोने लगता है। उसके दोस्तों से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, उनकी आंखें भी नम हो गई। शिल्पा इन सब बातों से अनजान अपने घर को जा रही थी कि उसके पैरों में कुछ चुभता है। वो नीचे झुककर देखती है तो जो चीज़ उसको चुभती है उसे उठा लेती है। वो कुछ और नहीं, वही मंगलसूत्र था जो उसने खरीदा था भगवान शिव के मंदिर से अपनी और शिवम की शादी के लिए, और इस वक्त शिवम उसे ही ढूंढ रहा था। उस मंगलसूत्र को देखते ही शिल्पा की सारी धुंधली यादें उसे साफ साफ नजर आने लगती है। उसका एक्सीडेंट, शिवम का उससे अस्पताल में मिलना, उसके साथ रहना, उसका प्यार, मंदिर में शादी और फिर से एक्सीडेंट, सब कुछ। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शिवम, और बेहोश हो जाती है। उसके माँ पापा उसे संभालते हैं। शिवम के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है,
वो गोरी गोरी कहकर इधर उधर देखने लगता है। आखिर उसे गोरी दिख ही जाती है। वो अपनी मम्मी की गोद में बेहोश पड़ी थी। शिवम घबराहट से, क्या हुआ इसे? सतीश जी, पता नहीं बेटा, कह रही थी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये मंगलसूत्र देखकर पता नहीं इसे क्या हुआ कि तुम्हारा नाम लेकर बेहोश हो गई। सतीश जी शिवम को मंगलसूत्र दिखाते हुए कहते हैं। कुछ देर बाद शिल्पा को होश आ जाता है। शिवम को पास देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लगती है। शिवम भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों की आंखों से जुदाई का दर्द और मिलन की खुशी आंसुओं के रूप में बहने लगती है। शिल्पा रोते रोते ही शिवम से कहती है, तुम क्यों नहीं आए अपनी गोरी को लेने? क्यों अब तक खुद को तकलीफ देते रहे मुझसे दूर रहकर? और माँ पापा, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। शिवम फिर से शिल्पा को गले लगाकर कहता है, उन्हें मैंने ही मना किया था, वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाती। और वो प्यार ही किया जिसमें जुदाई ना हो। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर उसी शिव मंदिर में फिर से दोनों की शादी होती है। और इस बार शिल्पा के माँ पापा उसका कन्यादान करके खुशी खुशी उसे विदा करते हैं। आज शिल्पा का अपने भगवान पर विश्वास और भी बढ़ गया कि एक्सीडेंट को एक संजोग बनाकर उन्होंने शिवम को उसकी जिंदगी में भेजा। भले ही वो बिछड़े, पर माँ और महादेव ने उन्हें फिर से मिला दिया। ये शिल्पा का भगवान पर विश्वास ही तो था। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो अपने प्रभु पर विश्वास भी तो करते हैं ना। कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति। सभी बोलो हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में शिवजी और माता रानी का जयकारा जरूर लगाई। धन्यवाद दोस्तों।